नमस्कार मित्रों, मैं राजीव मिश्रा स्वैच्छिक दुनिया न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपको बताना चाहता हूं और आप जानते भी हैं भली बात कि हम अपना एक विशेष कार्यक्रम चलाते हैं जिसमें हम बुक जितनी किताबें आई हुई हैं उनका एक रिव्यू करते हैं। क्योंकि आजकल आप देखते हैं कि जहां तमाम अन्य सामानों का दृश्यांकन, अनबॉक्सिंग दिखाई जाती है, वहीं इस समाज में जो साहित्यकार है वो बड़ी ही मेहनत से अपनी कविताएं लिखता है, वांचता है, फिर छपवाता है और कई बार उसे उचित जो पाठक हैं वो नहीं मिल पाते या वो पुस्तक उचित पाठकों तक नहीं पहुंच पाती। तो हम अपने इस कार्यक्रम में जो हमारे लेखक बंधुओं से हमको पुस्तकें प्राप्त होती हैं उनका हम जो एक रिव्यू है, एक विहंगावलोकन ऐसे कह सकते हैं, हम उनको आपके समक्ष रखते हैं। आज जो हमारे पास पुस्तक है उसका नाम है बिल्लो मौसी। ये डॉक्टर अजीत सिंह राठौर लुल्ल कानपुरी जी द्वारा लिखी गई है और संयोग ऐसा है कि लेखक, रचनाकार, हास्य व्यंग्य के जो पुरोधा हैं वो दादा अजीत सिंह राठौर जी स्वयं साक्षात हमारे स्टूडियो में हमारे संग मौजूद हैं। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और मैं अपने मित्रों को ये भी बताना चाहता हूँ कि ये बड़ा मेरे लिए तो बड़ा आश्चर्यचकित है कि जो हमारे साथ बैठे हुए हैं दादा अजीत सिंह राठौर जी, डॉक्टर अजीत सिंह राठौर जी उर्फ लुल्ल कानपुरी। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं और उनके जो उपनाम से भी एक महसूस होता है, और मैं तो आपको बताना चाहता ही हूँ कि वो हास्य व्यंग्य की कविताएं लिखते हैं, हास्य व्यंग्य की रचनाएं लिखते हैं। और जहाँ तक मुझे जानकारी है ये पूरा जीवन बीत गया हास्य व्यंग्य की रचनाएं लिखते लिखते। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि दादा बाल साहित्य में चले गए। और आपको बताना चाहता हूँ कि बाल साहित्य पे जो डॉक्टर साहब हैं वो बहुत काम कर रहे हैं। लगभग 6 से 7 पुस्तकें आपकी आने जा रही हैं। 7 पुस्तकें आने जा रही हैं। चलिए, ये बात तो हम फिर बाद में करेंगे। सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल में और चाहता हूं कि एक संक्षिप्त परिचय, चूंकि आप यहाँ मौजूद हैं तो मैं क्या आपका परिचय दूंगा, सूरज को दिया दिखाना ये एक उचित बात नहीं होगी। मैं आपके मुख से जानना चाहता हूं कि अपने सेवा काल से या पढ़ाई के काल से जहाँ तक जो है आप हमें बता सकते हैं, कुछ अपना संक्षिप्त परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। मेरा जन्म जो है कानपुर जनपद में ही हुआ है जी। मेरे पिताजी तहसीलदार थे और जगह जगह घूम ट्रांसफ़र होता था, तो पढ़ाई भी हमारी जगह जगह हुई है जी। लखनऊ हाई स्कूल में लखनऊ में मैं रहा। अच्छा। और इंटर और बीएससी मैं इलाहाबाद रहा जी। उसके बाद कानपुर में आ गया। अच्छा। और आप लोगों के आशीर्वाद से पूरी नौकरी मैंने रेलवे विभाग में, आरक्षण विभाग में की और 35 साल मैं कानपुर में ही रहा। बहुत ही अच्छी बात है। और यहीं से मैंने अवकाश लिया रेलवे से। जी। इसके दौरान लेखन में कोई रुचि विशेष नहीं थी। अच्छा, मैंने नौकरी के दौरान आपने लिखना शुरू तो कर दिया होगा कि वो एक आध कभी कभार लिख गई। मेरा पहला उसमें सत्य संवाद अखबार आया करता था। सत्य संवाद। जी। जी। तो विश्वनाथ जी का हिंदी में मैंने लिखा था सफर 0 से 175। ये किस सन की बात थी? ये लगभग 74 या 75 के समय टेस्ट मैच हो रहा था। जी। तो फिर वो उसमें उन्होंने हमसे कहा, तो फिर हमने एक लेख सत्य संवाद में उनको पहली बार हमारे अखबार में छपा। क्या बात। और काफ़ी सराहा गया, क्योंकि बाकी सब जो थे वो सब इंग्लिश में थे, हिंदी में कोई नहीं था। सत्य संवाद में मैं पूरा हिंदी में छपा। बहुत अच्छी बात है। तो ये जो आपने कहा कि आप जो ये यदा कदा लिखते थे नौकरी के दौरान। जी जी। तो सेवानिवृत्ति के बाद एकदम से फिर रुझान आ गया आपको कविताओं की तरफ? सेवा काल के दौरान हमारे पास नाटक का था कार्यक्रम। अच्छा। कृष्णा सक्सेना जी कानपुर के बहुत माने हुए मंच के वो हैं कलाकार जी। उनके उस निर्देशन में उसी बीच में दर्पण एक
मंच की वो थी पत्रिका नहीं, वो संस्था जी। तो वो लोग भी हमारे साथ उनसे उनका जुड़ गया था, क्योंकि रेलवे में नाटक की प्रतिक्रियाएं होती रहती थी। सांस्कृतिक प्रकोष्ठ था जी। हम लोगों वो अम्बाला है और बीकानेर है, मुरादाबाद है, इलाहाबाद है, दिल्ली है, ये कई जगह हम लोग अपने नाटक, सराय के बाहर एक नाटक था जी, उसमें जाते थे लेके उसको जी। तो उस बीच में हम नाटकों में ही रहे जी। उसके बाद फिर क्योंकि मैं उसका खिलाड़ी भी रहा था, तो हॉकी की टीम जाती थी नार्दर्न रेलवे की, तो उसमें गोलकीपर बन के मैं जाया करता। अच्छा। और ग्रीन पार्क के बड़े बड़े खिलाड़ियों से संपर्क था जी जी जी। उसके बाद सेंट जॉन एम्बुलेंस ब्रिगेड होती थी, तो ये उसमें हम लोग काफ़ी एक्टिव रहते थे। और हमारे डॉक्टर जो होते थे वो उसकी टीम के कैप्टन होते थे। अच्छा। तो हाँ, दुर्घटना के समय हम लोगों का उपयोग किया जाता था जी। ज़्यादा गर्मी पड़ती थी तो इस प्लेटफार्म पे हम लोग पानी वानी पिलाने का भी काम करते थे। और समाज सेवा से भी आप लगातार जुड़े हैं। पोलियो ड्रॉप जी, पोलियो ड्रॉप का हमने कई राउंड चलाए जी जी। इस तरह से करते रहे जी। और जब रिटायर हुए तो पहली किताब हमारी 18 में 2018 में जी ठेंगे से आई जी, हास्य व्यंग की थी जी। और उसका पूरा श्रेय श्रीमती शीतल वाजपेयी जी को जाता है। उन्होंने कहा दादा आपका तो इतना स्टॉक पड़ा है, हमने कहा मैं ये नहीं समझता कि ये किताबें इस स्तर की हो गई हैं रचनाएं कि इन पे पुस्तक का, तो उन्होंने ही छांट के उसको निकाल के अलग किया और उसको पुस्तक रूप देने में मेरी मदद की। और उसके बाद 2 किताबें बच्चों के एक्शन को हम रीड किया करते थे। छोटे छोटे हमारे नाती पोते थे तो उनको देखा करते थे, तो देखने पे झलक होती थी लिखने की, तो हम लोगों ने लिखा 2 किताबें हमारी, किट्टू बिट्टू की शैतानी और चुनमुन चूहा, ये लिखा। और लिखने के बाद उसी बीच में कोरोना काल हो गया, तो सबसे बड़ी मुसीबत हम लोगों पे आ गई, 60 बरस से बड़े वालों पे और छोटे बच्चों को। इन लोगों को बाहर निकलना ही बंद हो गया पूरी तरीके से जी। तो हम लोग घर ही में रहे, तो उनके सारे एक्शंस को मैं नोट करता रहा। और इस बीच कोरोना काल में ही मेरी 5 किताबें बाल साहित्य पे हो रही हैं। बहुत बढ़िया। उनका नाम भी लेना चाहेंगे जी। पहली किताब थी किट्टू बिट्टू की शैतानी जी, दूसरी किताब थी चुनमुन चूहा, तीसरी लिल्ली घोड़ी जी, चौथी थी चींटी का गुस्सा जी, और उसके बाद पंगा, और उसके बाद हमने लिखी बिल्लू मौसी, और एक चुप्पी बिल्ली आने के लिए तैयार है। अच्छा, चुप्पी बिल्ली, बहुत बढ़िया दादा। हालांकि मेरा सवाल भी यही था कि एकदम से हास्य व्यंग्य लिखते लिखते आप जो है वो बाल साहित्य की ओर कहाँ से आ गए, तो उसका आपने एक कारण बताया कि तो कोरोना काल, दूसरा आपके घर में छोटे छोटे बच्चे थे जी। क्या इसके अलावा भी कोई तीसरा कारण, कोई कुछ ऐसा रहा कि नहीं अब हास्य व्यंग्य में स्कोप नहीं है, हमको जो है वो बाल साहित्य की ओर जाना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। हास्य व्यंग्य का स्कोप नहीं है, ये कभी नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, इसीलिए मैंने कहा सारे रस फीके हो सकते हैं, एक हास्य रस ऐसा है जो इंस्टेंट जी निकलता है जी, और कहाँ से निकला हुआ ये लेखक और कवि खुद नहीं जानता जी। तो मैंने वो हास्य रस अलग है जी, वो दादा अजीत सिंह राठौर और फुलुल कानपुरी अभी वैसे ही हैं। बाल साहित्य का एक जो अलग सा रूप आ गया, ये हम भगवान की देन कहेंगे कि ये बड़ा अच्छा रहा आपका। चलिए, और बाल साहित्य में ऐसा हुआ कि कुछ जो यहाँ बाल साहित्यकार थे, और कानपुर का नाम बाल साहित्य के क्षेत्र में वैसे ही भी राष्ट्रबंधु जी थे, आपके क्या नाम, प्रतीक मिश्र जी थे, और कई लोग थे, तो उनमें कानपुर का नाम था, और बाहर भी काफी प्रतिष्ठित थे लोग। तो एक थोड़ा सा यहाँ के लोगों ने हमको बूस्ट भी किया और हमारी मदद भी की, कविताओं का जांच किया और उस पर भूमिकाएं लिखी। इस तरह करके तो हमारा उत्साहवर्धन हुआ, तो हम और लिखते गए। चलिए, बहुत अच्छी बात है।
मैं अपने दर्शकों को एक एक करके आपकी सभी पुस्तकों से रूबरू कराऊंगा और निकट भविष्य में मैं जो आपका एक और रूप है हास्य व्यंग का, हास्य व्यंगकार का, उसके ऊपर भी अलग से एपिसोड बनाऊंगा ताकि सभी पुस्तकों की विस्तृत जानकारी और आपके उस जो ठेंगे से हास्य व्यंगकार के रूप में किताब आ चुकी है और मुझे उम्मीद है कि दूसरी किताबें भी आ रही होंगी। टिली लिली पोह जो है वो प्रेस में है। जी जी जी। तो आपने देखा कि हास्य व्यंग में जो टिली लिली पोह है वो अपने आप उसका नाम सुनते ही हंसी में तब्दील हो जाती है। मैं जब इन किताबों को लेके आऊंगा तो पूछूंगा कि इनका नाम इन्होंने ठेंगे से और टिली लिली पोह क्यों रखा होगा। लेकिन एक सवाल मेरे दिमाग में है, वो जरूर पूछना चाहूंगा कि ये उपनाम में लुल्ल कानपुरी आपने कब से लगाना शुरू किया और क्यों लगाना शुरू किया? दादा, इसके बारे में सबसे ये कहूँगा कि पहले जो शुरू में जब हम कभी कभी कविताएं लिखते थे तो फंटूस नाम से लिखते थे। अच्छा, फंटूस नाम। फंटूस नाम जी। फिर वो हमको अच्छा नहीं लगा। फिर वो धीरे धीरे करते करते फिर उस बीच में तो और हमने लिखी नहीं, जब लिखी तो फिर लुल से लिखी। अच्छा। तो लुल से लिखी तो समाज में काफ़ी हमारे जो सब मित्र लोग थे उन्होंने ऑब्जेक्शन उस पर किया, अरे ये भाई ये नाम ठीक नहीं है यार, इसको बदल लो। और कई नाम हमारे बदले गए मगर वो उतने प्रचलित नहीं हुए जितना ये प्रचलित था। तब से ये फिर ये लुल कानपुरी के नाम से मैं लिख रहा हूँ और ये तब से चला। तो ये बहुत अच्छी बात है। एक बात मैं और अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जो दादा अजीत सिंह राठौर जी हमारे साथ बैठे हैं, उन्होंने हालांकि आपको बताया कि वो नाटककार भी थे, लेकिन तो मैं आपको बताना चाहता हूँ उन्होंने तमाम जिंदगी में भी तमाम तरह के स्वांग किए। लंबे बाल रखना, कभी बड़ी अंगूठी पहनना, कभी जो है वो बिना डंडी का चश्मा लगाना, और इस तरीके के उन्होंने तमाम सारे रूप धारण किए जिसकी वजह से भी वो आप काफी प्रचलित रहे। मैं इन बातों पे विस्तृत रूप से फिर अपने एपिसोड में चर्चा करूंगा आपके समझ। फिलहाल चलिए मित्रों, हमारे पास मैंने आपको बताया था कि जैसे हम तो अभी एक किताब का जो है रिव्यू करते हैं। ये किताब मेरे पास दिल्ली मौसी पड़ी हुई है, डॉक्टर अजीत सिंह राठौर सिंह हैं इसके रचयिता, लुल्ल कानपुरी जी। और इसके ऊपर जो कवर पृष्ठ पे एक जो बिल्ली बनी हुई है, मैं देख रहा हूँ कि ये शायद आपके हाथ की ही। जी जी जी। तो इस तरीके से मैं अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहता हूँ कि न केवल रचनाकार हास्य व्यंगकार बल्कि चित्रकार भी हैं दादा, जो समाज के तमाम पहलुओं को भी उठाते होंगे। खाली इस किताब में तो ये वानगी भर है, लेकिन बहुत सारी ऐसी कलाएं हैं जो आदरणीय अजीत सिंह राठौर जी की, जिसे हम नहीं जानते हैं। और हमारे चैनल का उद्देश्य भी यही है कि जो कुछ बातें कहीं अनकहीं हैं वो हम अपने इस एपिसोड के सामने लेके आए, समक्ष लेके आए। ये आप देख रहे हैं। एक और अच्छी बात है इस किताब में, मेरे ख्याल से जो कानपुर में शायद हो सकता है पहली बार हो, मुझे जानकारी नहीं है इस बात की, लेकिन मैंने अभी तक नहीं देखा है कि ये पूरी किताब सचित्र और कलरफुल है, रंगीन है। सचित्र तो रहती है, चित्रों के साथ किताबें रहती हैं, लेकिन और हो सकता है मेरी निगाह में नहीं है। मैंने कहा कि इस बात को मेरी निगाह में नहीं है, मेरी निगाह में ये किताब आई है जो पूरी कलर है, पूरी रंगीन है। तो मैं इससे आपका जो बच्चों के प्रति लगाव है, क्योंकि बच्चे जब कोई चीज कलर देखते हैं, बच्चे आप लिख दीजिए तो बच्चों के समझ में नहीं आता, पर जब चित्र होता है और लुभावन चित्र होता है, मनभावन चित्र होता है, तो बच्चे उस चित्र को देखते देखते पूरी चीजें पढ़ जाते हैं। तो ये भी एक इंटरेस्ट का विषय है मित्रों। किताब छापना, किताब बनाना कोई आसान काम नहीं है। पहले आप किताब को लिखिए, फिर बिना किसी एडवर्टीजमेंट के अपनी ही वित्तीय व्यवस्था से उस किताब को छापिए, उसके बाद जब रंगीन छापिए तो मैं खुद एक प्रकाशक हूँ, मुझे पता है कि उस किताब की लागत 2 गुनी 4 गुनी बढ़ जाती है। बढ़ गई तो इस बीच में कोरोना काल में और बढ़ गई, निश्चित रूप से बढ़ गई होगी। इसीलिए आपका ये जो प्रयास है, ये प्रणम्य है, ये बच्चों के प्रति आपके उत्साह को दिखाता है। किताब को जब हम पलटते हैं तो पहले ही पन्ने पर आपने जो इस किताब का लिखा हुआ है, जो कवर पृष्ठ है, इनर कवर है, जिसमें प्रकाशक बाल साहित्य संवर्धन संस्थान कानपुर, और आपका लेखक का परिचय है डॉक्टर अजीत सिंह राठौर, लुल्ल कानपुरी। परिकल्पना में आपने ऋतुराज सिंह राठौर और कुंवर रिद्धिमान, कुंवर ऋषभ, मुझे लगता है ये आपके वही नाती हैं। हाँ, ऋतुराज सिंह मेरे बेटे हैं। अच्छा अच्छा। और ये दोनों नाती हैं। जी जी जी। उसके बाद अगले पृष्ठ पर हम चलते हैं तो हम ये देखते हैं कि इस पृष्ठ पे आपने समर्पण लिखा हुआ है। सबल अन्नदाता समूह के जनक, इतिहासकार, मनीषी, समाज सेवी, स्मृति शेष प्रोफेसर सर्वेश प्रताप सिंह, विभागाध्यक्ष, इतिहास संकाय, क्राइस्ट चर्च कॉलेज कानपुर, इनको आपने समर्पित किया है। मैं जानना चाहता हूं कि ये आपसे किस प्रकार जुड़े हैं सर्वेश प्रताप सिंह जी? सर्वेश प्रताप सिंह जी हमारे बहनोई लगते हैं। अच्छा
जी बहुत बढ़िया। ये क्राइस्ट चर्च में थे जी, और अभी जी हाल में ही इनकी मृत्यु हुई थी। बहुत बहुत सही, बहुत और ही इन्हों ये दुखद है। अन्नदाता समूह के सबल अन्नदाता समूह के जनक भी रहे जी हैं। जी और सबसे अवनाहा झील में इन्होंने जो चलाया था आंदोलन जी, वो करीब करीब विश्व स्तर का था। और उन्होंने वो पूरी झील अवनाहा की माफियाओं से छुड़ाई थी। वाह। और अब वहाँ पर पानी पूरा आ गया है और जल का संचयन हो रहा है। जी, मैं भी स्मृति से प्रोफेसर सर्वेश प्रताप सिंह जी को नमन करता हूँ। और इसके बाद इन्होंने प्रकाशक का नाम डाला है। संपादन सहयोग में श्री चक्रधर शुक्ल, श्रीमती दीपा शुक्ला, डॉक्टर ऋचा सिंह, तुलिका सिंह आदि का नाम डाला है। और ₹100 मात्र इसका मूल्य है। प्रथम संस्करण 2022 का है और मुद्रक प्रोफेसर मोहम्मद हामिद खां, HK ग्राफिक्स, मोती नगर, जाज मऊ, कानपुर। ये इन्होंने जो है वो इसका जो थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया है, विवरण दिया है किताब का। और जो किताब शुरू होती है वो चक्रधर शुक्ला जी के लेख से शुरू होती है। कविताएं बहुत कुछ कहती हैं, ये चक्रधर शुक्ला जी ने अपनी हेडिंग में लिखा हुआ है। आप इसको पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे तो आपको और ज़्यादा जानकारी होगी। मैं खाली एक अंतिम जो चक्रधर शुक्ला जी की लाइनें हैं वो आपको पढ़ के सुनाता हूँ। वो कहते हैं कि बिल्लो मौसी पुस्तक में 18 बाल कविताएं हैं जो अलग ढंग की हैं, बच्चों के साथ अभिभावकों को भी पसंद आई। जिन जिन हाथों से यह पुस्तक गुजरेगी उसे अपने साथ जोड़ती चलेगी। यह उपलब्धि डॉक्टर अजीत सिंह के हिस्से में आएगी। कानपुर का प्यार उन्हें मिल रहा है। देश, बच्चों, किशोरों, अभिभावकों का भी प्यार उन्हें मिलेगा, इसी उम्मीद के साथ। चक्रधर शुक्ला जी मित्रों जाने माने रचनाकार हैं और उनकी लेखनी से ये जो 2 शब्द निकले हैं वो इस किताब की जो अनुशंसा कही जाए वो उसको सार्थक करते हैं। वो मतलब एक तरीके से इसको जो आशीर्वाद दे रहे हैं वो बिल्कुल फलीभूत है। उन्होंने इसको डिटो कर दिया है कि नहीं, ये किताब वैसे ही अच्छी होगी। दूसरा 2 शब्द डॉक्टर अजीत सिंह राठौर जी के हैं। मैं उनका भी जो है एक पैरा पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, लेकिन चूंकि वो अजीत जी हमारे सामने स्वयं है तो मैं चाहता हूँ इस किताब के बारे में जो 2 शब्द हैं वो स्वयं जो है वो हमारे दर्शकों को बताएं, चाहे वो पढ़ें और चाहे जो है वो अपने आप से भी बता सकते हैं। जी, इसमें एक पैरा मैं पढ़े जी बिल्कुल। बाल साहित्य पुरोधा श्री कौशल पांडे जी और उनकी पत्नी श्रीमती अर्पणा पांडे जी। उत्तरांचल के बाल साहित्य पोषक आदरणीय उदय किरोला जी, आदरणीय वीणा शर्मा जी वशिष्ठ, श्रीमती शील कौशिक जी, आदरणीय राजकुमार राजन जी अकोला चित्तौड़गढ़, और आदरणीय महेश सक्सेना निदेशक बाल कल्याण और बाल साहित्य शोध भोपाल मध्य प्रदेश, आदरणीय SB शर्मा महामंत्री बाल कल्याण संस्थान कानपुर, और आदरणीय श्री राजकुमार निजात राजस्थान नाथद्वारा के श्यामदेव जी पूरा जी, RP सारस्वत जी, डॉक्टर नागेश पांडे जी, श्री जयराम गौर जी, डॉक्टर सुषमा जी, डॉक्टर सुषमा त्रिपाठी और लक्ष्मी सुनाम ने समय पर हमको बहुत बहुमूल्य सुझाव दिए और निर्देशन दिया, जिसके द्वारा ये किताब आप तक के हाथों में पहुंची। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद दादा। अच्छी बात आपने कही, आपने सबका संज्ञान लिया, सबको जो है वो जोड़ा अपनी किताब के साथ, और मुझे उम्मीद है कि किताब वाकई बहुत अच्छी होगी। अनुक्रम में प्रश्न संख्या 6 से लेके और 31 तक जो है वो 18 कविताएं हैं। पहली कविता जो आती है प्रश्न संख्या 6 पे, चूहा बोला बिल्ली से। मैं एक एक पैरा आपको जो है वो एक एक स्टेंजा इसका सुनाता जाता हूँ। दादा लिखते हैं कि चूहा बोला बिल्ली से, चलो काम की बात करें, अस्पताल जंगल में खोलें, सबका मुफ्त इलाज करें। बहुत ही अच्छी ये कविता है। बच्चों पे ये असर ऐसे भी डाल सकती है कि भाई समाज सेवा की बातें हैं और एक समाज पे एक इशारा भी मैंने किया। हाँ, चूहों के और बिल्ली के माध्यम से एग्जैक्टली कि आप मतलब अस्पताल खोलें जी और निःशुल्क उसमें इलाज करने जी। और अस्पताल की बहुत जरूरत भी थी। दादा ने बताया कि कोरोना काल में जब ये दादा के दिमाग में आई कि बाल साहित्य पे चले, तो जब बाल साहित्य केवल यूं ही नहीं रच जाता। साहित्य जब रचता है तो कुछ प्रेरणा होती है और कुछ समस्याएं भी होती हैं।
तो तत्कालीन हमने देखा कि कोरोना काल में ऑक्सीजन की समस्या थी, अस्पताल की समस्या थी, सबसे ज्यादा वेटिंग इसी की समस्या, और सबसे बड़ी बात भोजन की समस्या, सबसे बड़ी बात भोजन की समस्या खाने वाले जी। तो दादा ने अपनी इस जो ये वाली कविता है चूहा बोला बिल्ली से, ये बिल्कुल सार्थक करती है। दूसरी कविता आती है काले काले बादल आए। लिखते हैं कि काले काले बादल आए, आंगन और दुआरे छाए, चमक रही है छत पर बिजुली, कांप रही बाड़े में बकरी। ये दादा ने जो है एक सामाजिक परिवेश की बात करी है। ऐसा ही होता है गांव देहात में। और अब तो जब बहुत सूखा पड़ रहा है, तब वो जो बादलों का आने का इंतजार था शुरू में, जब हम लोग बचपने में देखा करते थे, तो वो एकदम सपने की बात हो गई है। तो ऐसे में ये किताब, ये जो कविता है, ये बिल्कुल एक कालजयी कविता होगी। मुझे याद है कि बचपने में हम लोग भी एक कक्षा 3 या कक्षा 1 की किताब थी, अम्मा जरा देख तो ऊपर चले आ रहे हैं बादल। तो ये जो इस कविता की ये जो लाइनें हैं, 4 लाइनें हैं, मुझे पढ़कर ऐसा ही लगता है कि ऐसा ही कुछ एहसास होगा आप लोग इस कविता को पढ़ेंगे। अच्छा, अगली कविता जो है वो आखिरी स्टेजिया में, बिल्कुल सांप का काटा बच ना पाता, हाँ, बुनी वजह से जड़वाता, झोला छाप को मत दिखलाओ, उसको अस्पताल ले जाओ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये एकदम जागरूकता की कविता है, जागरूकता की लाइनें हैं कि हम अभी भी झाड़ फूक के चक्कर में, अंधविश्वास के चक्कर में ना पड़े और उचित समय पर उचित इलाज करा लें, ताकि जो है हमें जनहानि से मुक्ति मिल सके। और केवल सांप का, बल्कि ये तो एक सिंबॉलिक है। आप कोई भी जो इलाज कराएं, वो किसी भी तरह से झाड़ फूक या जो है अंधविश्वास के चक्कर में ना पड़े, नीम हकीमों के चक्कर में ना पड़े, झोला छाप डॉक्टरों के चक्कर में ना पड़े, उचित इलाज कराएं। तो दोनों कविताओं में आपने देखा मित्रों, दोनों रचनाओं में अपने डॉक्टर साहब ने जो है वो अस्पताल और चिकित्सा व्यवस्था पे बहुत ही जो है वो जोर दिया है। अच्छा, इसके बाद जो कविता आती है उसका नाम है बिल्लो मौसी। दादा लिखते हैं, बिल्लो मौसी सांस सगारे, घर घर के अब चक्कर मारे, दूध दही रबड़ी पूड़ी के बड़े मजे से ले चटकारे। ये तो हमारे हर घर में होता है कि वो, चाहे पहले भी हम लोग देखते थे और आज भी देखते थे कि जरा सी नजर झुकी और बिल्ली मौसी जो है वो दूध सब जो है वो चट कर गई, खाना चट कर गई। तो बिल्लो मौसी, मुझे याद आया कि इस किताब का जो नाम है वो भी बिल्लो मौसी ही है। तो ये बिल्लो मौसी ही इसका टाइटल क्यों रखा, या कोई खास बात रही? बच्चों के लिए टाइटल इस प्रकार रखना चाहिए कि उनमें आकर्षण पैदा हो। बिल्कुल जी, जैसे हमारी में इसके पहले किताबों में लिल्ली घोड़ी एक लुप्त प्राय वो है। और हमने ये भी कोशिश की है कि जितने आंचलिक शब्द हैं जो मृत होने जा रहे हैं, उनको बटोरने का भी मैंने एक प्रयास किया इन पुस्तकों में, ताकि ये बच्चे समझें कि ये शब्द भी थे कभी कभी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपने ये तो आपकी कविताओं को देखकर मुझे लगता है, कभी कभी पढ़ के भी ये एहसास होता है। और मित्रों, एक बात और भी बताना चाहता हूँ कि जीवों के संरक्षण के लिए हमारे बुजुर्गों ने, हमारे जो पूर्ववर्ती विद्वान रहे होंगे, उन्होंने सब किया। बिल्ली को मौसी बना दिया, बिल्ली मौसी, बंदर मामा। तो ये बंदर मामा बिल्ली मौसी के ये इसीलिए बनाया गया होगा कि हम उनको और संरक्षण प्रदान करें, क्योंकि वो घरेलू जानवर थे। बिल्ली ने कोई नुकसान कर दिया, आपने उसे मार दिया, उसको चोट लग गई, तो इसलिए उसको किसी रिश्ते में, आत्मीय रिश्ते में बांध दिया गया कि नुकसान भले ही हो, लेकिन जीव हत्या या जीव को सताना हमको नहीं उचित है, वो बिल्कुल अपना सा लगे। बहुत अच्छी बात है। और वो बिल्ली मारने पे वो बताते थे कि सोने की बिल्ली चढ़ाई जाती थी। जी। और यहाँ तक कि हमने वहाँ देखा राजस्थान में वो ये है चूहों वाला मंदिर। अच्छा। इसमें अगर चूहा मर जाता है तो चांदी का चूहा चढ़ाना पड़ता है। और उस मंदिर की खासियत ये कम से कम जाड़े के समय 1 लाख चूहा रहता है। अच्छा, 1 लाख चूहा। तो उसमें स्थिति ये हो जाती है कि पैर को घसीट के फर्श पे चलना पड़ता है। अच्छा, इतने मने आपके ऊपर से कूदेंगे, बगल से कूदेंगे, और कुंटलों दूध और दलिया और लड्डू, उनके लिए पूरी व्यवस्था वहां होती रहती है। गर्मी में थोड़े कम पड़ जाते हैं उसमें। ये देखिए, ये एक नई बात हम लोग को मालूम पड़ेगी। राजस्थान और वो विश्व में अकेला मंदिर यहाँ पे। और मित्रों, हो भी क्यों ना, हमारी संस्कृति ऐसी है, हमारी भारतीय संस्कृति ही ऐसी है। देशनोक स्टेशन है जी, और करणी माता का, करणी माता, बहुत अच्छी बात, बहुत ही अच्छी। बहुत आपको धन्यवाद ऐसी जानकारी देने के लिए। ये जानकारी है, और हम लोग भी जो है जाके बताते हैं कि एक चूहा जो है सफेद है, जिसका दर्शन हो जाता है तो मनोकामना पूरी। क्या बात, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। मैंने कहा कि जब हम अपने बुजुर्गों के साथ बैठ के कुछ बातें करते हैं तो हमें नई बातें भी मालूम पड़ती हैं। फेसबुक की दुनिया तो फॉरवर्डिंग की दुनिया है,
शेयरिंग की दुनिया है, लेकिन ये जब हम रूबरू किसी से बात करते हैं तो हमें वो बातें मालूम पड़ती हैं जो फॉरवर्डेड नहीं है, जो सही बातें हैं। तो दादा ने ये एक अच्छी बात बताई। और मित्रों, मैं बता रहा था कि अपनी भारतीय संस्कृति ही दादा इस तरीके की है। कभी हम बरगद को पूछते हैं, कभी हम आम को पूछते हैं, ये सब पर्यावरण को रोकने का। बिल्कुल, ये केवल उसी संरक्षण की बातें हैं। और जब से देखिए ये हम लोग ने इनको भी अंधविश्वासों में शामिल कर लिया था कि ये अंधविश्वास में नहीं होने चाहिए, तब से देखिए पेड़ों की कटाई और बहुत सारी चीजें। ये मैंने अभी हमको राजस्थान बुलाया गया था, उसमें था कि बाल साहित्य में पर्यावरण, उस पर हमें बोलना था जी। तो हमने लोग चिपको, सुंदरलाल बोगुना जी का चिपको आंदोलन, उत्तरांचल का, दक्षिण का एपिको आंदोलन, इस तरह आप थे। मगर मैं जहां खड़ा होकर बोल रहा था उसका जब हमने इतिहास खंगाला तो 1735 में एक बिश्नोई परिवार की लेडी थी जी, उसने अपने राजा के खिलाफ वृक्ष काटने पे बगावत की और पेड़ों से चिपक चपक करके उसने पेड़ बचाए। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया बात है। हमें पहल करनी होगी, हमें नहीं, अगर हम नहीं पहल करेंगे तो आप देखिए कि लगभग नवंबर से दिसंबर के बीच में पर्यावरण प्रदूषण इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि दिल्ली और अब तो उत्तर प्रदेश में भी पर्यावरण के चलते सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। और कई बार पटाखे फोड़ने या पराली जलाने पर भी बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। तो पर्यावरण इस समय की एक बहुत ही गंभीर समस्या ले रही है, जिसका अगर हम संज्ञान नहीं लेंगे, और हम संज्ञान अगर लेंगे तो ये एक तरीके की चेतावनी है, एक तरीके का अभियान है कि हम साहित्यकार भी उसमें कूदें। और हम कूदेंगे तो हम कविता और साहित्य के माध्यम से ही कूदेंगे, हम यही कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है दादा। अगली कविता जो मैं पढ़ रहा हूं उसका नाम है महुआ खाकर नशा चढ़ा। महुआ खाकर नशा चढ़ गया, भालू जी बौराए, जंगल छोड़ के झट गावन को आंख मूंद कर धाए। वाह, महुआ खाकर नशा चढ़ गया। तो ये तो बहुत ही अच्छी कविता है दादा। इसकी भूमिका बताइए, इसकी भूमिका आप स्वयं बताइए। इसमें ये नशा की बात है, उसके अगले वाले में गुटखा की बात है जी। तो मैं उसको भी पढ़ूं। गांव में सबसे पहले गुटखा की दुकान तलाशी, कमला पसंद है बाबूजी, बाकी सब बकवासी। अरे वाह, कमला पसंद की बात भी आपने कर दी। 1-2 पुड़िया नहीं चाहिए, 200 बहुत जरूरी, जंगल माही नाही मिलती, किल्लत है मजबूरी। और जब तक पुलिस पहुंच गई, झट लठ 4 बरसाए, लॉकडाउन में बंद देश है, आप यहाँ कैसे आए। भागा जंगल भालू डर कर, उसको कुछ ना सूझा, उतर गया महुआ का जादू, फुल पिछवाड़ा सूझा। बहुत ही अच्छी बात आपने लिखी है। लॉकडाउन का भी जिक्र किया है दादा ने। देखिए, बाल साहित्य भले है, लेकिन फिर भी आपके चेहरे पर इसको पढ़कर हंसी आ जाएगी। तो इस कविता को, इस किताब को आप मंगवाएं, इसको पढ़ें, बच्चों को दिखाएं। तो दादा ने जो कहा कि जो शब्द हम छोड़ रहे हैं वो शब्द भी यहाँ आ जाएंगे, और हंसी हंसी में ही गुटखा, नशा, लॉकडाउन और तमाम जो व्याधियां समाज की हैं वो भी आपको दिखलाई जाएंगी, जो भी आपको दिख जाएंगी। तो बहुत ही बढ़िया दादा, आपको हार्दिक बधाई। अगली जो कविता मैं देख रहा हूँ उसका नाम है मुर्गी की सीख। कमजोरी से हाथी जी ने अब अंडे खाने की ठानी, काफी खोजबीन कर खोजा अंडे की दुकान पुरानी। अच्छा, मुर्गी के घर हाथी पहुंचा चुपके चुपके शाम अंधेरे, 2 दर्जन अंडे झट दे दो, कमजोरी है मुझको घेरे। मुर्गी बोली, दादा हाथी दादा, आप तो शाकाहारी हो, कैसे आया यह विचार, आप तो खाते तरकारी हो। दूध दही की ताकत को जो अंडा मांस न छू पाएगा, धरती के कोने कोने में आसानी से मिल जाएगा। तुमने मेरी आंख खोल दी, पड़ा आंख में भ्रम जाला, तुमने मुझको बचाया दीदी, मैं ना छोड़ूं अपना पाला। शाकाहारी जीवों में भू पर नंबर 1 पर आते हो, अंडा खाकर हाथी दादाजी क्यों तुम मान गिराते हो। अरे बहुत अच्छी कविता है ये। मैंने जब इसका जो पहला बंद पढ़ा था तो मुझे नहीं समझ में आया था। मैं सोचा आपसे पूछने के अलावा मैं इसको और आगे पढूं, मेरी जिज्ञासा बढ़ती गई कि अंडा और हाथी का क्या मतलब हो सकता है। लेकिन आपने देखा कि आपने स्वयं उसको समस्या को उठाया और समस्या का निराकरण भी कर दिया। तो कई बार जब हम बाजार में जाते हैं तो वो जिनका मांस मदिरा से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन वो भी स्वांग के चक्कर में, साथ के चक्कर में, लोगों में अपना एक मॉडर्नाइजेशन, अपना एक स्टेटस दिखाने के लिए
वो जिन्होंने जिंदगी में कभी मांसाहार का पालन नहीं किया था, उन्होंने भी मांस, बीड़ी, सिगरेट, दारू और मसाला इत्यादि इत्यादि तमाम सारी चीजें। इसीलिए तो कहना वो शाकाहारी जीवों पे ऊपर एक नंबर। हाथी जो है धरती पर सबसे विशाल काय जानवर है जी, और टोटल शाकाहारी। जी जी जी। नहीं, ये बहुत ही अच्छी, बहुत सिंबॉलिक कविता है। आपने इशारों में ही बहुत बड़ी समस्या उठाई और बहुत बड़ा रास्ता भी दिखाया कि यदि हमारे संस्कार में जो चीज शामिल नहीं है, यदि हमारे संस्कार में शाकाहार शामिल है, तो हम अपने जो संस्कार है, हमारी जो संस्कृति है, जिस जगह से हम आए हैं उसको हम निभाएं। क्योंकि अब आजकल तो जब कोई एजुकेशन है, आजकल तो जब कॉलेजेस हैं, आजकल तो जब हमारा स्टेटस सिंबल है, तो कई बार जो हम करके आए हैं वो हमें पुरातन नजर आता है, वो हमें पिछड़ापन में नजर आता है। तो हम अपने आप को पहचाने, अपनी संस्कृति, अपनी रीति को पहचाने, और जो काम हमारे यहाँ नहीं होता हो कृपया उसे ना करें, तो शायद जो है वो आगे की पीढ़ी और अच्छी हो जाएगी। अच्छा, अगली कविता में चलते हैं। काले बदरा लाए पानी। दादा कहते हैं कि काले बदरा लाए पानी, बेमौसम बरसाए पानी, भीग रही है कोयल रानी, कैसे गीत सुनाए रानी। पेड़ों पर रहते हैं मामा, कभी न पहने वो पजामा, पेड़ों पर ही रहा बसेरा, कभी न बदला अपना डेरा। अच्छा, बहुत बढ़िया है। हाथी भैया मौज उड़ाते, बारिश का आनंद उठाते, मगर डगर पोखर में घूमे, खेत में गन्ना देख के झूमे, और एक टांग पर खड़ा है बगुला, बड़े ध्यान से ताड़े अगला, जो ही मछली पड़ी दिखाई, झट बगुले के मुंह में आई। मगर मतलब बाद में आपने लिखाया है, मगर मतलब मगरमच्छ और घड़ियाल। बहुत ही अच्छी बात है, आपने एक बहुत बढ़िया मौसम का दृश्यांकन किया है। आप मित्रों कभी जंगल पे जाएं, कभी आप वन में जाएं, कभी आप छोटे छोटे, अब तो बड़े वन बदले ही बचे ही कहाँ, और रोज रोज वन जाने का मतलब भी नहीं होता, लेकिन कभी गांव की तरफ जाएं तो आपको ये सारे दृश्य दिखाई दे जाएंगे, बंदर और हाथी और तमाम सारी चीजें जिन्हें हम फ्लैट पद्धति में शायद भूलते चले जा रहे हैं, इन कंक्रीट के जंगल में भूलते जा रहे हैं। लेकिन असली वनों में जाएं और बच्चों को दिखाएं तो बच्चों को एक प्राकृतिक असर जो पड़ेगा वो एक बहुत ही चैतन्यता को आपको दिखाएगा। पर्यावरण से जो वृक्षों का काट रहे हैं अंधाधुंध में लोग, और ये कंक्रीट के वन हम लोग स्थापित कर रहे हैं मल्टी स्टोरी में जी, ये जीव जो हैं ये सब धीरे धीरे अपना अस्तित्व खोते जा रहे हैं। और यही कारण है अब उनको जू में इकट्ठा करके रखते हैं और बच्चों से दिखवाते हैं, उन्हें नेचर रूप में उनको बहुत कम। और अब तो सरकार थोड़ी जागृत हो गई है कि वो रेंज बनाने लगे हैं, सफारी बना, लाइन सफारी बन गई, जैसे इटावा के पास अपनी उसमें शेरों को रखते हैं, नवाबगंज के पास आपकी जंगल सफारी, बर्ड सेंचुरी बनी हुई इस तरह। एक और बात भी है कि अगर हमने वनों को संरक्षित नहीं किया, नेचर को संरक्षित नहीं किया, तो मित्रों आप कई बार ध्यान में रखते होंगे, देते होंगे कि हमारे घरों में एकाएक कई सैकड़ों बंदरों का झुंड आ जाता है। हाँ, सैकड़ों बंदर हमारे घरों में आ जाते हैं, नुकसान कर देते हैं, कभी तो वो निरीह को दौड़ाकर काट भी लेते हैं। तो आखिर उसका कारण सिर्फ यही है कि जब उन जानवरों को पेड़ पौधे प्राकृतिक वातावरण नहीं मिलेगा तो वो फिर आहार की तलाश में शहर की ओर आते हैं और अपना नुकसान तो करते ही हैं, आपका भी नुकसान करते हैं। तो ऐसे में हमें उनके प्रति नफरत नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनसे सहानुभूति रखते हुए उन्हें कुछ ना कुछ खाने पीने और तमाम इस तरीके की व्यवस्था में भी करनी चाहिए। आपकी ये कविता बड़ी अच्छी है, मैं आपको बधाई देता हूँ। अगला जो कविता का शीर्षक है वो है खांस खांस कर हो गए पस्त। चूहिया से चूहा है त्रस्त, खांस खांस कर हो गया पस्त, चढ़ा बुखार 104, सांस लेना भी हुआ दुश्वार। ये चूहे और चूहिया की जो है कहानी आपने लिख दी, खांस खांस कर हो गए पस्त, तो बहुत ही अच्छी बात है ये तो। अच्छा, बाद में आपने लिखा है कोरोना के जी, बाद में आपने लिखा है कि बार बार हाथों को धोना। अच्छा, एक और स्टेंजा आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इसमें लिखा है, सुबह गया चूहा अस्पताल, डॉक्टर ने देखा तत्काल, कोरोना है तेरे पीछे, तभी आ रही जम के छींके, झट चेहरे पर मास्क चढ़ाया, दूरी 2 मीटर की बनाया, पास आने पर हुए झमेले, अपने बिल में रहो अकेले, बार बार हाथों को धोना, गंदे को जकड़े कोरोना, हल्दी तुलसी को अपनाओ, नमस्कार से काम चलाओ। बहुत बढ़िया बात है। पूरे कोरोना काल में हम लोग जो है वो परेशान रहे, तो आप किसी से छुपा नहीं है। हम सब चाहे देश दुनिया विश्व के किसी भी कोने में रहे हो, चाहे हमें बीमारी ने जकड़ा हो, चाहे हमें बीमारी ने न जकड़ा हो, लेकिन फिर भी हम आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं, शैक्षिक रूप से, विभिन्न रूपों से हम सब प्रभावित हुए हैं, देश, सरकारें और आम जनजीवन।
तो उसका भी एक ही उपाय था जो दादा ने अपनी कविता में लिख के बताया। बहुत साधुवाद देता हूँ मैं आपको। हरा गुलाबी नीला लाल, दादा लिखते हैं, हरा गुलाबी नीला और लाल रंग लगा है गाल, बच्चे चेहरा रहे छुपाए, मुखौटे से धूम मचाए, कौनो बना विराट सरीखा, कौनो भूत प्रेत का जीजा, मोदी बने हैं सार, पाक गा रहे वाह वाह वाह। बहुत बढ़िया दादा, ये तो आपने होली की याद दिला दी मित्रों। अभी भी होली गई है और आपने जो है वो होली में एक गीत, एक कविता लिखी है। होली तो बच्चों का पसंदीदा त्योहार भी है, तो ये पढ़ के और बच्चों को बहुत मजा आएगा। चित्र भी आप देख सकते हैं, बढ़िया चित्र लगाए हैं दादा ने हर तरह से। अच्छा, अगली जो कविता है वो 3 कोने की शक्ल बनाई। लिखते हैं, 3 कोने की शक्ल बनाई, फिर पनीर की हुई भराई, रकम रकम के डाल मसाले, गरम तेल में गए उबाले, गोरे से जब भूरे हो गए, स्वाद में खरे पूरे हो गए, खट्टी मीठी चटनी आई, उंगली चाटे चाची ताई। ये समोसे के बारे में कहा गया है। बहुत बढ़िया, इस कविता को पढ़ के ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा। तो दादा इसका मतलब कि आपको पनीर वाले समोसे ज्यादा पसंद है। बहुत बढ़िया है। स्कूटर से बंदर जी आए, ये अगली कविता का शीर्षक है। स्कूटर से बंदर जी आए, पीछे मामी को बैठाए, साए साए करती है गाड़ी, लगता है पियाए ताड़ी। जब तक मामा जी ने सोचा, स्पीड ब्रेकर ने दे दिया लोचा, हाथ से हैंडल छूट गया, ब्रेक पैडल भी टूट गया। चारों खाना गिरे धड़ाम, मुझे बचाओ ओ भोले राम, एम्बुलेंस हाईवे आई, अस्पताल लेकर के धाई। गाड़ी कभी न तेज भगाओ, हेलमेट सर सदा लगाओ, सड़क सुरक्षा रखता ध्यान, वही नागरिक बने महान। बहुत बढ़िया, ये आजकल की एक समस्या भी है। और दादा की इस कविता से मैं अपने दर्शकों का ध्यान खींचना चाहूंगा कि 2 तरीके की समस्या है। स्पीड ब्रेकर ना बने तो भी समस्या है, और बना हो तो भी समस्या है। क्योंकि कई जगह नहीं बना है तो तेज रफ्तार से वाहन आके एक्सीडेंट कर देते हैं, और कई जगह जानबूझकर मोहल्ले वालों ने या किसी दबाव में वो स्पीड ब्रेकर इतने ऊंचे बना दिए जाते हैं कि आप कितना भी धीमे चलने की कोशिश करिए, आपकी गाड़ी जो है वो फ्लैट हो जाती है और आप चुटैल हो जाते हैं। तो ये तो एक अलग समस्या है जिसपे सरकार को ध्यान देना चाहिए, जिम्मेदार प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि एक मानक के अनुसार ही स्पीड ब्रेकर बने। लेकिन जो दादा ने समस्या उठाई है वो यही कि हेलमेट भी लगाना है, अपनी सुरक्षा भी ध्यान रखना है, क्योंकि हमारी सुरक्षा हमारे हाथ है। सुरक्षा हटी, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। तो अगली जो कविता है वो दादा लिखते हैं, चंदा मामा झूठ न बोलो, चंदा मामा झूठ न बोलो, हमको पाठ पढ़ाओ ना, थोड़ा सा सज जाओ भैया, जल्द लौट कर आओ ना। वाह, ये कविता दादा, इसकी भूमिका आप ही बताइए, आपने क्यों लिखी, कैसे लिखी, क्या सोचा आपने? अब ये देखिए, बच्चों से और चंदा का बहुत पुराना रिश्ता है। उसको चंदा मामा कहा है इन्होंने जी बच्चों को, और उसकी माँ भी यही कहती है वो चंदा मामा, ये दिखाने के लिए काम उनका है। तो चंदा मामा कहेंगे वो थोड़ा पढ़ लो, चंदा मामा आएंगे, आइसक्रीम लाएंगे, तो वो झूठ बढ़ा के उनको पढ़वाती है। मगर अब बच्चे कंप्यूटर वाले हैं तो वो सब पहले जानते हैं। माँ भी उनके साथ मिली है, मामा जल्दी आएंगे, होमवर्क कर लो जल्दी से, कुल्फी तुम्हें खिलाएंगे। हम इस पचड़े में हमें न पढ़ना, झूठ मूठ के खेला में, टिकट कटा हम भी पहुंचेंगे चंद्रयान के मेला में। क्या बात। अब जब पहले हम लोग बच्चों को बोलते थे वो चंदा मामा की आंखें हैं, वो चंदा मामा के जो है वो मुंह है दिखाई दे रही है, चंदा मामा पे देखो बुढ़िया जो है वो कहीं नहीं है, ऐसी चीजें दिखाते थे। लेकिन चूंकि अब फेसबुक और व्हाट्सएप और ट्विटर के माध्यम से लोगों को मालूम हो गया, तो बच्चा तुरंत कहता नहीं, शांत तो कोई रहता ही नहीं है वहाँ, तो ऑक्सीजन ही नहीं है वहाँ, तो जो है वो आदमी उड़ता है। मतलब बहुत सारी चीजें, अवेयरनेस। देखिए, अगर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी का अंतर जानना हो तो ये वही बच्चा अपनी माँ से कहता है कि हमें वो न पढ़ाओ। जी जी जी, बहुत बढ़िया। अगली जो कविता मुझे दिखाई दे रही है वो है, बहुत बढ़िया कविता है। अच्छा, सुबह सुबह चूहे ने दे दी। हाँ, तो दादा आप पढ़ के सुनाइए। आप ये मतलब एक सामाजिक वो कुरीति के ऊपर है, सामाजिक कुरीति। सुबह सुबह चूहे ने दे दी चूहिया को ट्रिपल तलाक। अच्छा, सुबह सुबह चूहे ने दे दी चूहिया को ट्रिपल तलाक, पी बौराया घूम रहा तबीयत हुई खराब। मौलवी जी का लगाए चक्कर, दिन भर मारा फिरता, करवा दो मेरा फिर से निकाह, ऐसी फरियादें करता। जागरूक चूहे ने जाकर थाने में रपट लिखाई, चूहा मियाँ हो गए अंदर,
फिर जमकर हुई धुलाई। बहुत बढ़िया। जेल में चक्की पीसे चूहा, झांके रोज सलाखों से, बड़े बड़े आंसू फिर टपके, देखो उनकी आंखों से। 3 साल की सजा हो गई, बोझ पड़ा हर जाने का, और हलाला के चक्कर में होश नहीं है खाने। वाह वाह वाह, बहुत ही सामयिक समस्या आपने उठाई है। और चूहे के ऊपर हमने डाल के सांकेतिक पूरी बात कह डाली। मित्रों, कविता का मतलब ही यही है कि सीधी सीधी बात न कही जाए, सांकेतिकता से जो है वो समाज की समस्याएं भी रख दी जाए और जो है समस्या भी कह दी जाए। ठीक है, किसी को बिना मतलब कहने से कोई फायदा भी नहीं है। लेकिन दादा आपने जो है बहुत बढ़िया समस्या उठाई है, 3 तलाक और जो है इस तरीके की एक सामाजिक कुरीति है। और चित्रों का संयोजन भी बहुत अच्छा किया है जी। देखिए चूहा वो चक्की भी बनी है जी। ये दादा ने जो है वो, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि कोई चीज जब लिखी जाती है तो लिखने का उतना प्रभाव नहीं होता जितना देखने का प्रभाव होता है। और वो जो दृश्यांकन है वो यदि अच्छा हो, कलरफुल हो, तो फिर मजा आ जाती है। तो इन्होंने चुहिया को जो है वो चक्की पीसते हुए भी दिखाया, तरह तरह के इन्होंने जो है चित्र इसमें लगाए हैं। बच्चों को देखेंगे तो बच्चों को बहुत मजा आएगा। हमारा जो रिकमेंडेशन है वो यही है, हमारी संस्तुति है कि इस किताब को लेकर एक बार अपने बच्चों को दिखाइए। अगली जो कविता लिखते हैं वो, कल्लू जी ने खूब उड़ाई, दावत में दूध मलाई, नुक्ती चीनी दही बड़े, सरपोटेन हुई खड़े खड़े। सरपोटेन शब्द के सरपोटेन शब्द का क्या मतलब हुआ दादा? सरपोटेन शब्द जो है ये स्थानीय शब्द है। सरपोटना खाने को कहते हैं। खाने को तुरंत समेट लेना, एक जो है वो बिना देखे सरपोटने में डटे, इसलिए इस शब्द का इस्तेमाल किया है। जी जी। तो दादा ने ये बताया कि भाई जब पेट अपना है और यदि खाएं तो संभल के खाएं, ताकि जो है आपको लालच भी ना हो और आपको जो है वो डिसऑर्डर भी ना हो, किसी तरीके से फूडिंग डिसऑर्डर भी ना हो। तो बच्चों को ये बहुत पसंद आएगी कविता। अगली कविता है, काले काले पंख तुम्हारे, काले काले पंख तुम्हारे, उस पर काली चोंच है, चकर मकर करते रहते हो, रखती गंदी सोच है। अच्छा, करते रहते हो तिया पांचा, करकस तेरी बोली, चलते रहते दिन भर चाले, सूरत नहीं है भोली, गिल्ली वाली बातें हमको दादी ने बतलाई, देकर गच्चा तुमने उसको चुपड़ी रोटी खाई। अच्छा, तो ये देशज शब्दों में इसमें दादा लिखा है, 3-5 मुहावरे से संबंधित है। हाँ, तो मित्रों ये जो है वो कौवे के ऊपर कही गई है कि, और तमाम ऐसे सामाजिक लोगों के ऊपर भी कही है कि भाई अपने स्वार्थ में आप दूसरों का अहित ना करें, जो है समाज के बारे में सोचे तो ज्यादा अच्छा होगा। गिल्ली का मतलब गिलहरी आपने दिया हुआ है, बहुत ही बढ़िया है। अगली जो कविता है उसका शीर्षक है, चूहिया बोली चूहे राजा, मत कर तू मनमानी, मनमानी से घटना होगी तुमको भी परेशानी, काल मिलाओ 112 पुलिस दौड़ कर आएगी, बल भर तुमको कूटेगी थाने भी ले जाएगी। बहुत ही बढ़िया है, ये आज के परिवेश में है। 112 नंबर पुलिस का है। सबको हर जगह बताया गया है कि यदि आपको कोई समस्या हो तो 112 नंबर जो है आप मिलाइए। और दादा ने देखो उसको चूहे के ऊपर बता के बता दिया कि भाई, हाँ, आखिरी में दादा इसमें लिखते हैं कि पढ़े लिखे चूहों से सीखो तुम समाज में रहना, मन चरित्र ही तन से अच्छा, ये जीवन का गहना। बहुत बढ़िया है मित्रों, पढ़ाई लिखाई और शिक्षा की बातें तो चौतरफा हो रही हैं और यही विकास का मूल कारण भी है कि हम शिक्षा पर काम करें। हम शिक्षित हों तो हमारी चीज़ें जो और आगे बढ़ेंगी, हमारी पीढ़ियाँ आगे बढ़ेंगी। दादा ने इसको इसी जो कविता में लिखा हुआ है। आगे एक अच्छा सा शीर्षक दिखाई दे रहा है, भ्रष्ट दरोगा। दादा लिखते हैं, भालू राजा पहुंचे थाने, अपनी रपट लिखाने को, गुंडों ने है जमकर पीटा, मुझ पर रंग जमाने को। तो मुझे लगता है ये भ्रष्ट दरोगा आपने घूसखोरी के ऊपर लिखा है। हाँ, जी जी जी। तो कुछ बताइए कि जो है ये विचार कहाँ से आया दिमाग में? ये विचार इसमें समाज में जो प्रचलित है जी उस पे ही है, तो उसी को देख करके मैंने इसको जीवों पर डाल के लिखा है जी। अच्छा, बहुत बढ़िया। आगे अंतिम में लिखते हैं दादा इसमें कि लाइन हाजिर हो गया कौआ, एसपी की एक डांट पर, सर्विस बुक पर हुई एंट्री उसके बुरे विचार पर। ये बहुत बढ़िया बात है। अपने मित्रों को, अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, अपने छोटे छोटे जो नन्हे मुन्ने साथी हैं उनको बताना चाहूंगा। एक पैरा ये भी है, साथ धरो तुम स्वर्ण मुद्रिका, तभी रपट लिख पाएगी, जो आजकल हो रहा बिना अर्थ की लिखा पड़ी भी बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। तो मैं यही बता रहा था कि हो सकता है कि आपके समक्ष, आपके सामने भी ऐसी तमाम परिस्थितियां आए जब आपको ये कहा जाए कि आप रुपया दीजिए और अपना काम करवाइए, लेकिन जैसा आपने अंतिम में अपनी कविता में लिखा हुआ है कि आप बिना डरे उसको
जो जिम्मेदार प्रशासन है, प्रशासन के जो जिम्मेदार लोग हैं उनको बताएं, ताकि उचित जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई हो सके। और सच की जीत हमेशा होती ही है, ये आपको पता ही है, तो अभी से डरने की जरूरत नहीं है। कोई कितना भी भ्रष्ट क्यों ना हो, आपकी ही जीत, सच्चाई की ही जीत हर हाल में होगी। अगली जो रचना है उसका शीर्षक है जाड़ा हाड़ कपाए। बर्फ गिर रही शिमला कुल्लू, जाड़ा हाड़ कपाए, और बुढ़िया कांप रही है थर थर, बुढ़वा उसे तपाए। बहुत ही अच्छी कविता है दादा, इसके बारे में कुछ बताइए। ये हाड़ शब्द जो है ये यहाँ का स्थानीय शब्द है जी। हाड़ माने हड्डी से है। तो वो जब कुल्लू मनाली में बर्फ पड़ती तो वहाँ पर ऐसे ही वो बिना आग के वहाँ रख नहीं जाता। तो वो उसमें हमने बच्चों को बताया कि मतलब हाथी जरा जाए वहाँ से लकड़ी तो तोड़ के ले आए जंगल से, और माचिस नहीं लाए। फिर उन्होंने बगल में गांव जा कर के प्रधानी से माचिस मांगी, तो उन्होंने आग दी। तो आग को उन्होंने सब कूड़ा करकट बटोर के आग लगाई और सबको तपवाया। और बंदर मामा ने फिर चाय बांटी, सबको पिलाया। भारी वाल के कंबल पार्षद चीकू ने बंटवाए। स्कूली बच्चों के स्वेटर मोर चचा ले आए। तो यही बच्चों जी। ठंड में तो मित्रों आप देखते ही हैं कि बहुत सारे जो कपड़ा बैंक खुल जाते हैं। बहुत सारे लोग अलाव जलवाते हैं, बहुत सारे लोग जो ये रात्रिकालीन जो अलाव जलते हैं लकड़ी के चौराहे। जी 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 जी। और वो चाय बढ़ती है। धर्मशाला भी लोग खुलवाते हैं, कई बार सरकारें धर्मशाला का इंतजाम करती हैं जहाँ रात में लोग रुक सकें। रैन बसेरा में जो है वो लोग रुक सकें। तो ये सब वही है जो हमको, अगर अपने बच्चों को हम सिखाएंगे तो हमारे बच्चों में भी परोपकार की जो आवश्यकता है वो पूर्ण होगी। क्योंकि हम तो फ्लैट में रह रहे हैं, हम तो अच्छे घरों में रह रहे हैं, लेकिन सड़कों पर अभी भी बहुत सारे निरीह ऐसे हैं जो बिना कपड़ों के, बिना अलाव के, जाड़े में, गर्मी में, बरसात में रहते हैं। उन्हें मदद करना ही हमारा परम कर्तव्य है। अंतिम कविता है इसके, जो किताब है इसकी अंतिम कविता है सांप हमारे मित्र। सांप हमारे मित्र हैं प्यारे, इनको बच्चों कभी न मारे। कुछ चित कबरे काले काले, शंकर जी हैं गले में डाले। 5% ही होते विषधर, बाकी सब होते विषहीन। खेल दिखाता रहा सपेरा, बजा बजा कर देखो बीन। दबने पर ही काटा करते, इंसानों से हैं वो डरते। कुछ तो बड़े बड़े होते हैं, कुछ होते हैं भूरे रंगीन। वाह। जब भी काटे सांप किसी को, उसको अस्पताल ले जाओ। झाड़ फूक के चक्कर में तुम व्यर्थ ना उसके प्राण गंवाओ। इनके विष से दवा जो बनती, उससे होता है उपचार। कहीं कहीं है भोज्य रूप में, मानव करता है आहार। बहुत बढ़िया है। सांप को प्राय हम लोग जो है वो बहुत खतरनाक मानते हैं, शत्रु मानते हैं, खतरनाक मानते हैं। लेकिन आपने अपने जो किसानों का ये मित्र होता है जी। खेतों में ये चूहे खा जाते हैं जी। जो चूहा किसानों का सबसे बड़ा दुश्मन है जी जी। हाँ बिल्कुल। और हमने वो भी लिखा है कि 5% ही ये पॉइजनस। हाँ, यही बताने में भी जा रहा था कि आपने बताया कि सारे सांप जो है वो जो जहरीले नहीं होते हैं। बल्कि बहुत सारी जगह तो सांप खुद ही आहार बन जाते हैं। खुद ही चाइना वगैरह में और बहुत सारी जी जी जी। और मित्रों, विष पाने के चक्कर में, बहुत सारी अंधविश्वास की मणि पाने के चक्कर में जो तांत्रिक हैं, सपेरे हैं, उनका तमाम मणि होती ही नहीं। हाँ, तो तमाम मणि बेचते हैं वो इम्प्लांट कर देते हैं उसके जी जी। तो वो तमाम तरह से जो है उसको, सांप को शोषित करते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि सांप एक शोषित प्राणी है। और एक बात और भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सांप को लोग दूध पिलाते हैं, जबकि सांप के बारे में कहा जाता है कि सांप द्रव नहीं लेता है। तो सांप जो है दूध नहीं ग्रहण कर सकता है, उसके बावजूद हम उसको पकड़ते हैं। पकड़ने के बाद जो है उसको तमाम तरह से एक शोषण ही हुआ, एक जीव का शोषण हुआ। दादा बहुत ही अच्छी किताब है। मैं जो है आपकी पूरी किताब पढ़ गया और हमारे दर्शकों ने भी इस पूरी किताब का पढ़ के मजा लिया होगा। और निश्चित रूप से इस किताब को वो मंगवाना चाहिए भी, क्योंकि इस किताब को पढ़ने के बाद जो हमारे नन्हे मन्ने बच्चे हैं, हमारे घरों में जो हमारे छोटे छोटे किड्स हैं, वो अपने देश से जुड़ जाएंगे, अपनी सभ्यता और अपने संस्कार से जुड़ जाएंगे। अंतिम जो कवर है उस पर दादा का परिचय दिया हुआ है। दादा के जो पिताजी का नाम है वो स्वर्गीय शैलजीत सिंह राठौर, माताजी का नाम श्रीमती माधुरी सिंह राठौर, धर्मपत्नी श्रीमती अनीता राठौर। और पूरी जो है पूरी जानकारी आपकी दे के रखी हुई है। जब आप इस किताब को खरीदेंगे तो जो है आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। और जो बहुत ही अच्छी इसमें रचनाएं हैं,
वो मैंने आपसे जैसे पहले कहा कि आपके बच्चे उसको जो है वो पढ़ेंगे, उससे कुछ सीखेंगे, हमारी सभ्यता और संस्कृति बनी रहे, उसके लिए भी हमें इस किताब को जरूर पढ़ना चाहिए। और आप देख सकते हैं कि ये तो एक वानगी भर है। जब एक किताब इतनी अच्छी है तो इसके पीछे की जो और किताबें आ रही हैं वो कितनी अच्छी होंगी, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे पास जैसे ही वो किताबें हमारे हाथ में आएंगी, हम फिर से दादा के साथ बैठेंगे और एक एक क्रमवार एक एक किताब को लेकर दादा से डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। और आपको, अगर आपके पास तक वो किताब नहीं भी पहुँचेगी, फिर भी हम आपको अपने कैमरे से उस पूरी किताब को, जो उसका वाचन है, वो जरूर करवाएंगे। और कभी जो दादा के और कहे और अनकहे पक्ष हैं दिख रहे, और जो अनदिखे पक्ष हैं, उसके बारे में एक विस्तृत जानकारी, इसके बारे में एक विस्तृत चर्चा फिर से करेंगे। तो दादा, मैं पुनः आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप हमारे स्टूडियो में आए, इतनी अच्छी किताब के बारे में आपने जानकारी दी। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई किताब के साथ। नमस्कार।